मेरा नाम राधा। मेरे ससुराल में बहुत गरीबी है। मेरी बेटी अपने चाचा को इतना प्यार करती थी कि रात में सिर्फ उन्हीं के हाथ से खाना खाती। मैं उसे खिलाने जाती ही वह रोना शुरू कर देती। चाचा भतीजी के बीच ऐसा प्यार देखकर मैं बहुत खुश थी। लेकिन आश्चर्य की बात यह थी कि जब भी मैं अपने देवर की शादी की बात करती, मेरी बेटी उस रिश्ते में कोई न कोई कमी निकालकर रिश्ता तोड़वा देती। एक दिन रात के अंधेरे में मैं अपने देवर के कपड़े पहनकर अपनी बेटी के कमरे में गई। कमरे में घुसते ही मेरी बेटी ने जो बात कही, उसे सुनकर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। अक्सर बच्चे हमारे पीछे ऐसा काम करते रहते हैं जिसका हम कल्पना भी नहीं कर सकते। मेरी शादी के केवल 5 साल बाद ही मेरे पति का निधन हो गया। अल्लाह की रहमत से मेरी एक सुंदर बेटी है। मेरे पति 2 भाई थे। मेरा देवर नवीन हमेशा मुझे अपनी माँ की तरह प्यार करता था। ससुर सास अब इस दुनिया में नहीं हैं। पहले हम एक गांव में रहते थे जहाँ के लोग हमें बहुत सताया करते थे। हम गरीब थे, इसलिए घर बार छोड़कर कहीं और जाना भी आसान नहीं था। मैं विधवा और सुंदर थी, इसलिए पड़ोस की बिमला भाभी मेरे बारे में बदनामी फैलाती थी कि मेरा उनके पति के साथ संबंध है। मैं सुंदर थी, इसलिए आसपास के लोग मेरी बहुत प्रशंसा करते थे। ये बात बिमला भाभी सहन नहीं कर पाती थी, इसलिए लोगों की नज़र में मुझे गिराने के लिए वह तरह तरह के बहाने खोजती रहती थी। वह मेरे खिलाफ झूठी घटनाएं फैलाती, जिन्हें गांव के लोग सच मानकर मुझे चरित्रहीन कहने लगे। एक बार तो किसी ने मेरी बेटी की ओर उंगली उठाकर कहा, इसकी माँ जैसी है, ये भी बड़ी होकर वैसी ही होगी। बिमला के कारण मैं गांव में ज्यादा दिन टिक नहीं पाई, क्योंकि वह गांव में ये प्रचार करती रहती थी कि मैं हर दिन अलग अलग मर्दों को अपने घर में बुलाती हूँ। मेरा देवर यह सब जानकर बोला, भाभी मुझे आप पर पूरा भरोसा है। चलिए हम ये गांव छोड़कर कहीं और चलें। यहाँ रहकर हम कभी अच्छी तरह नहीं जी पाएंगे और मैं नहीं चाहता कि ये लोग अनन्या के बारे में भी गंदी बातें करें। तब मैंने नवीन से कहा, घर छोटा है लेकिन ये हमारा अपना घर है। हम ये घर छोड़कर कहाँ जाएं? नवीन बोला, भाभी दुनिया बहुत बड़ी है। हम कहीं भी इज्जत के साथ जी सकते हैं, लेकिन यहाँ इतनी बेइज्जती सहकर नहीं रह सकते। बिमला ने हमारे लिए यहाँ की जिंदगी मुश्किल बना दी है। पूरे गांव में वह ये प्रचार करती थी कि मैं अपने देवर पर भी नजर रखती हूँ और बाहर के मर्दों से संबंध रखने के लिए मैंने अपने पति तक को मार डाला। बिमला जैसी एक औरत ने मेरी जिंदगी को नर्क बना दिया था। मैं डिप्रेशन का शिकार हो रही थी और अपनी 4 साल की बेटी पर चिल्ला चिल्ला कर बैठती थी। इसलिए एक दिन रात के अंधेरे में हम गांव छोड़कर शहर में आ गए। अब मेरी बेटी की उम्र 20 साल और मेरे देवर की उम्र 35। शहर में आकर शुरू में हमें बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ा। धीरे धीरे मेरा देवर नवीन शहर में एक अच्छी नौकरी पा गया। हम एक छोटे से घर में किराए पर रहते थे। नवीन मुझे बहुत सहारा देता था और मेरी बेटी से भी बहुत प्यार करता था। मेरी बेटी भी अपने चाचा को बहुत प्यार करती थी। चाचा भतीजी के बीच इतना स्नेह देखकर मेरा मन खुशी से भर उठता था। शहर में आकर मैं ज्यादातर समय अकेली रहती थी, पड़ोसियों से बहुत अधिक मेल जोल नहीं रखती थी और अपनी बेटी को भी ज्यादा बाहर जाने नहीं देती थी, सिर्फ कॉलेज या किसी जरूरी काम के लिए। मैं अपनी बेटी से हमेशा कहती थी कि दुनिया बहुत बुरी है। दुनिया में लोग प्यार के नाम पर भी धोखा देते हैं। नवीन की हाइट और सेहत अच्छी होने के कारण उसकी उम्र ज्यादा होने पर भी समझ में नहीं आता था। जब भी मैं नवीन से उसकी शादी की बात करती, वो कहता, पहले अनन्या की शादी हो जाए, उसके बाद मैं शादी करूंगा। मैं उसे समझाती, नवीन तब तक तुम्हारी उम्र निकल जाएगी। लेकिन वो हमेशा कहता, मैं इन बातों की परवाह नहीं करता। मेरा देवर अनन्या को बहुत प्यार करता था और दोस्त की तरह मिस भी करता था। इन दोनों के बीच इतना प्यार देखकर मैं बहुत खुश होती थी। लेकिन उसके बाद अजीब अजीब घटनाएं होने लगीं। न जाने क्यों मैं बहुत परेशान और तनाव में रहने लगी। मैं अपनी बेटी को रात में खाना खिला देती थी, लेकिन एक दिन उसने जिद पकड़ ली कि अगर खाना खाना है तो वह चाचा के हाथ से ही खाएगी। मैंने उसे समझाकर कहा, तेरे चाचा सो गए हैं, उन्हें जगाया नहीं जा सकता क्योंकि उन्हें सुबह काम पर जाना होता है। मैंने बेटी से कहा, तू जल्दी खाना खाकर सो जा। लेकिन वह बोली, आप चाचा को बुलाए, मैं सिर्फ चाचा के हाथ से ही खाऊंगी। उसकी बात सुनकर मैं चिल्लाकर कह उठी, ये कैसी जिद है? बच्चे की तरह क्यों जिद कर रही है?
मेरी आवाज़ सुनकर कुछ ही देर में नवीन की नींद खुल गई और वो अनन्या के कमरे में आकर बोला, भाभी, आप चिल्ला क्यों रही थीं? तब मैंने कहा, देखो न, ये कह रही है कि वो तुम्हारे हाथ से ही खाना खाएगी। मेरी बात सुनकर नवीन हंसते हुए बोला, अच्छा, ठीक है, मैं अनन्या को खिला देता हूँ। अनन्या ने नवीन के हाथ का खाना खाया। इसके बाद नवीन लगभग 1 घंटे तक कमरे में बैठा रहा। उस समय रात के करीब 11 बज रहे थे। मैं गई और नवीन से कहा, तुम अभी तक क्या कर रहे हो? जल्दी जाकर सो जाओ, कल तुम्हें काम पर जाना है। तब नवीन बोला, भाभी, हम चाचा भतीजी बातें कर रहे थे। मैंने कहा, बातें कर लेनी चाहिए, लेकिन समय भी देखो। जाओ, जाकर सो। मैं सोचने लगी, अनन्या तो कभी ऐसा नहीं करती थी। वो तो हमेशा मेरे हाथ से ही खाना खाती आई है। लेकिन ये बात अब रोज होने लगी। अब नवीन अनन्या को खिलाने के बहाने 2-3 घंटे अनन्या के कमरे में रहने लगा। मैंने सोचा शायद दोनों साथ बैठकर टीवी देखे, लेकिन एक दिन जाकर देखा, वे टीवी नहीं देख रहे, बल्कि दोनों बैठकर बातें कर रहे हैं। एक दिन तो बातें करते करते रात के 3 बज गए। मैं गुस्से में अनन्या के कमरे में जाने लगी, लेकिन देखा कि दरवाज़ा अंदर से बंद। मैं जोर से धक्का मारते लग गई। लगभग 10 मिनट बाद दरवाज़ा खुला। मैंने गुस्से में कहा, दरवाज़ा अंदर से बंद क्यों था और खोलने में इतना समय क्यों लगा? कब से दरवाज़ा पीछे? तुम लोग अंदर दरवाज़ा बंद करके क्या कर रहे थे? तब नवीन बोला, शायद दरवाज़ा अपने आप बंद हो गया होगा। नवीन बोला, हम तो अंदर बैठकर टीवी देख रहे थे, इसलिए आवाज़ सुनाई नहीं दी। तब मैंने कहा, यह कोई ऑटोमेटिक दरवाज़ा नहीं है जो अपने आप लॉक हो जाएगा। और यह कौन सा समय है टीवी देखने का? रात के 3 बज रहे हैं। मैंने नवीन से कहा, अपने कमरे में जाकर सो जाओ और आगे से ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। अनन्या की पढ़ाई लगभग पूरी हो गई है और उसकी शादी की उम्र भी हो गई है। मैं नहीं चाहती कि वो किसी गलत चीज़ में फंसे, इसलिए मैं उसकी शादी कर देना चाहती हूँ। मैंने एक बिचौलिए को कहा कि बेटी के लिए एक अच्छा रिश्ता लेकर आए। एक दिन बिचौलिया एक लड़का और उसकी माँ को अनन्या को देखने लेकर आया। लड़के की माँ ने अनन्या को देखकर 2-3 सवाल पूछे, फिर मैंने अनन्या को उसके कमरे में भेज दिया। नवीन काम पर गया हुआ था, लेकिन पता नहीं वह कैसे अचानक घर आ गया। आते ही उसने उन लोगों से बहुत बुरा व्यवहार करना शुरू कर दिया और उन्हें कहने लगा, ये लड़की अच्छी नहीं है, जिसका खून होता है उसी से झगड़ा करती है। कुछ दिन पहले ही तो इसने अपनी टीचर को मारकर उसका सिर फोड़ दिया था, उसी वजह से पुलिस भी इस घर में आई थी। किसी तरह हम वह मामला दबा पाए थे। नवीन की यह बात सुनकर उस महिला ने बिचौलिए और मेरी तरफ हैरानी से देखा। मैं सोच रही थी, नवीन फिर वही नाटक शुरू कर दिया। इतनी झूठी बातें वह कैसे कह सकता है? मैंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि नवीन ऐसा बोलेगा। मैं तो यही सोच रही थी कि शायद वह नशे में होने का बहाना कर रहा है। तभी लड़के की माँ ने कहा, ऐसी असभ्य लड़की को हम अपने घर की बहू नहीं बना सकते, और वे लोग चले गए। उनके जाते ही मैंने नवीन से पूछा, तुम ये सब क्या कर रहे थे? नवीन बोला, भाभी, इन लोगों की शक्ल देखी थी आपने? देखते ही पता चलता है कि ये अच्छे लोग नहीं हैं। मैं अपनी इकलौती भतीजे की शादी ऐसे लोगों में नहीं होने दूंगा। मैंने नवीन से कहा, पागल लड़के, तू मुझे बता तो सकता था, ऐसा नाटक करने की क्या जरूरत थी? और तूने उनके बारे में तो कोई बुरा नहीं बोला, लेकिन तूने अपनी ही भतीजी के बारे में इतनी गंदी गंदी बातें कह दी। अब देख, अगर वे लोग बाहर जाकर यह सब फैला दें, तो अनन्या की शादी कैसे होगी? नवीन बोला, कुछ नहीं होगा भाभी। मैं नहीं चाहता कि ऐसे उल्टे सीधे लोग हमारे घर में रिश्ता लेकर आएं। जब मैं हूं, तो अनन्या को ऐसे लड़कों के हाथों कैसे सौंप दूं? इन दोनों का व्यवहार मैं बिल्कुल समझ नहीं पा रही थी। न जाने वे क्या कर रहे थे। अब मैंने दोनों पर कड़ी निगरानी रखना शुरू कर दी। घर में रहते हुए दोनों हर समय तमाशा करते और कभी कभी 2-3 घंटे बैठकर बातें करते रहते। इसलिए मैं अनन्या के लिए दूसरा रिश्ता देखने लगी और नवीन से कह दिया था कि अगर लड़के में कोई कमी लगे तो मुझे बताए, लेकिन लोगों के सामने कोई नाटक न करे। इस बार अनन्या के लिए एक बहुत अच्छा रिश्ता मिला। लड़का अच्छी नौकरी करता था, उम्र में भी सही था और देखने में भी हैंडसम था। लड़के वालों को भी अनन्या बहुत पसंद आई। उन्होंने कहा, हमें आपकी बेटी पसंद है, आप लोग जल्द से जल्द हमारे घर आएं, वहीं बैठकर शादी की बात फाइनल कर लेंगे।
मुझे भी लड़का बहुत पसंद आया, इसलिए मैंने कहा कि हम 2 दिन बाद आपके घर आएंगे। जैसे ही वे लोग चले गए, नवीन ने कहा, मुझे वह लड़का पसंद नहीं आया। मैं हैरान होकर नवीन की तरफ देखने लगी और बोली, क्यों? एक अच्छा रिश्ता मिला है। मैं अपनी बेटी की शादी इसी घर में करूंगी। मेरी यह बात सुनकर दोनों चुप हो गए। उनके चुप रहने से मैंने समझ लिया कि इस बार वे हाँ कहकर मान गए हैं। मैं लड़के वालों के घर जाने के लिए एक अच्छा सा प्लान बना चुकी थी। लेकिन 2 दिन बाद जब वहां जाने का समय आया, तब न नवीन घर में था और न ही अनन्या। दोनों घर से यह कहकर निकले थे कि वे लड़के वालों के लिए गिफ्ट खरीदने जा रहे हैं, क्योंकि खाली हाथ जाना ठीक नहीं लगता। लेकिन बाजार जाने के बाद 2-3 घंटे बीत जाने पर भी दोनों घर नहीं लौटे। मैंने नवीन को फ़ोन किया, पहली बार उसने कॉल रिसीव नहीं किया। दूसरी बार फ़ोन करने पर मोबाइल स्विच ऑफ बता रहा था। अनन्या का मोबाइल भी स्विच ऑफ बता रहा था। रात के 8 बजे चाचा भतीजी दोनों हंसते हुए घर में अंदर आ रहे थे, लेकिन मुझे दरवाजे पर खड़े देख उनकी हंसी तुरंत गायब हो गई। मैंने गुस्से में कहा, तुम दोनों गए हुए 8 घंटे हो गए। एक गिफ्ट लाने में इतना समय लगता है। नवीन कुछ कहने ही वाला था कि मैंने उसके गाल पर जोर का थप्पड़ मार दिया। पहली बार मैंने नवीन पर हाथ उठाया, क्योंकि वही मेरी बेटी को लेकर बाजार गया था। अनन्या चुपचाप खड़ी रही। तभी नवीन बोला, भाभी, मेरी बात ध्यान से सुनिए। मैं उस घर में अनन्या की शादी नहीं होने दूंगा। मैंने कहा, क्यों? समस्या क्या है? घर परिवार ठीक है, लड़का अच्छा है, उसके माता पिता अच्छे हैं, नौकरी भी बढ़िया, फिर दिक्कत कहाँ है? तब नवीन बोला, लड़का कितना भी अच्छा क्यों ना हो, मैं अपनी भतीजे की शादी उस लड़के से नहीं होने दूंगा। अनन्या भी बोल पड़ी, मैं भी किसी से शादी नहीं करना चाहती। ये कहकर दोनों घर के अंदर गए और अपने अपने कमरे में जाकर दरवाज़ा बंद कर लिया। नवीन ने कभी भी मुझसे ऊंची आवाज़ में बात नहीं की थी और न ही कभी मेरी इच्छा के खिलाफ गया था। सड़क पर जो भी हुआ, उसके बाद मैं पूरी रात जागकर सोचती रही। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ये दोनों आपस में क्या खिचड़ी पका रहे हैं। एक दिन मैंने अनन्या से कहा, तेरा कमरा साफ करना है, तू जाकर मेरे कमरे में सो जा। अनन्या मेरे कमरे में जाकर लेट गई। मैंने अनन्या की तरह एक ड्रेस पहना और उसके कमरे में जाकर बिस्तर पर लेट गई, जैसे मैं ही अनन्या हूँ। मैं बिल्कुल ऐसे सोने का नाटक करने लगी, जैसे मैं गहरी नींद में हूँ। करीब 1 घंटे बाद नवीन अनन्या के कमरे में आया। अंधेरे में मेरे पास आकर उसने कहा, क्या हुआ? आज इतनी जल्दी सो गई? अभी तो बहुत सा काम बाकी है। मैं ऐसे तरीके से लेटी थी कि मेरा चेहरा दिखाई न दे और कमरा भी अंधेरा था, इसलिए नवीन मुझे पहचान नहीं पाया। तभी नवीन फिर बोला, बस 24 घंटे और उसके बाद न किसी से डरने की जरूरत होगी, न छुपने की। हम जो भी करेंगे सबके सामने करेंगे, यहाँ तक कि भाभी भी हमें रोक नहीं पाएंगी। शादी के बाद हमारी जिंदगी बहुत आसान और खूबसूरत हो जाएगी। शादी की बात सुनते ही मेरा सीना जैसे फट गया। नवीन की ये बातें, वो भी अपनी भतीजी के बारे में, सुनकर मैं स्तब्ध रह गई। मैंने तुरंत लाइट जला दी और उसके गाल पर एक जोरदार थप्पड़ मार दिया। और मैंने गुस्से में कहा, तुम कैसी गंदी बातें कर रहे हो? तुम शादी किससे करना चाहते हो, नवीन? आज ही मुझे सब सच बताओ, मैं पूरा सच जानना चाहती हूँ। मेरी चीख पुकार सुनकर अनन्या भी वहां आ गई। वो मेरे हाथ पकड़कर बोली, माँ, चाचा को मत मारो, मैं तुम्हें सब सच बताऊंगी। मैंने गुस्से में अपनी बेटी से कहा, हाँ बोलो, क्या कहना चाहती हो और क्या समझाना चाहती हो? तुम्हारे चाचा तुम्हारा रिश्ता कहीं होने नहीं देते, तुम लोग घर से गायब हो जाते हो और कमरे में बैठकर घंटे घंटे बातें करते रहते हो। तभी अनन्या बोली, माँ, पहले रुकिए, मैं सब बताती हूँ। फिर नवीन और अनन्या सच बताने लगे और मेरी हालत ऐसी हो गई जैसे मैं बेहोश हो जाऊं। सबसे पहले नवीन ने बताया कि वह हमारे गांव की एक लड़की से प्यार करता है। और फिर अनन्या ने बताया, बिमला भाभी के बेटे मोहन और मैं दोनों एक दूसरे को प्यार करते हैं और शादी करना चाहते हैं। अगर हम ये बात तुम्हें पहले बता देते तो तुम कभी भी मानती नहीं। इसलिए हमने शादी छुपाकर करने का फैसला किया। हम क्या करेंगे, कैसे करेंगे, इस पर घंटों घंटों चर्चा करते रहते थे। और दूसरी तरफ उनके परिवार वाले भी कभी हमारी शादी के लिए तैयार नहीं होते। इसलिए हम चारों ने ये निर्णय लिया कि हम घर से भागकर शादी करेंगे और धीरे धीरे सबको सच बताएंगे।
बिमला भाभी का बेटा और गांव के प्रधान की लड़की दोनों ही हम वास्तव में एक दूसरे से प्यार करते हैं। इस बीच तुम अनन्या के रिश्ते के बारे में देखती रही, इसलिए मैं किसी न किसी बहाने से अनन्या का रिश्ता रद्द कर देती थी। तब अनन्या बोली, चाचा मुझे बहुत प्यार करते हैं, चाचा हमेशा मेरा सहारा रहे हैं। क्या तुम नहीं चाहते कि चाचा की शादी उसकी इच्छा अनुसार हो? और क्या तुम नहीं चाहते कि हम अपने पसंदीदा इंसान के साथ जीवन सुखपूर्वक बिताएं? नवीन ने कहा, भाभी हम नहीं चाहते थे कि तुम्हें हमारी शादी के बारे में पता चले। हम चाहते थे कि हमारी शादी तक ये बात तुमसे छुपी रहे। फिर लड़की और नवीन ने हाथ जोड़कर कहा, हमें क्षमा कर दो, कल ही हमारी शादी है। अनन्या ने कहा, माँ आपने ही तो मुझे सिखाया था कि इस दुनिया में भले ही मेरे पिता नहीं हैं, लेकिन अल्लाह ने मुझे एक ऐसे चाचा दिए हैं जो मेरे लिए पिता, दोस्त और भाई सब कुछ हैं। इसी वजह से हम एक दूसरे की मदद करते आए हैं। हमने एक दूसरे की इच्छा के अनुसार ही अपने जीवन साथी चुने हैं। बिमला आंटी को मरे कई साल हो गए और गांव का माहौल भी अब पूरी तरह बदल चुका है। नवीन बोला, हाँ भाभी अनन्या बिल्कुल सही कह रही है। बिमला भाभी का बेटा बहुत ही अच्छा लड़का है, अपने शहर में नौकरी करता है, अच्छी कमाई है और उसके माता पिता दोनों ही इस दुनिया से जा चुके हैं। हमारी अनन्या को वहाँ किसी भी चीज की कमी नहीं होगी। और प्रधान जी की मृत्यु के बाद उनकी सौतेली माँ ने आज तक अपनी बेटी को कोई सहारा नहीं दिया, इसलिए मैं उसे ही शादी के लिए चुनना चाहता हूँ। वह भी मुझे बहुत प्यार करती है और मुझे पूरा विश्वास है कि वह आपको भी बहुत खुश रखेगी। दोनों अपनी बातें बताते बताते रोने लगे। ये सच था कि अगर उन्होंने ये सब मुझे पहले बताया होता तो मैं कभी भी इसके लिए तैयार नहीं होती और उस गांव से कोई रिश्ता भी नहीं रखना चाहती। लेकिन ये भी सत्य है कि अक्सर वही हमारे साथ होता है जिसे हम कभी चाहते नहीं। मैं उस गांव से बहुत दूर आ चुकी थी, लेकिन उस गांव के लोगों से प्यार होने की वजह से फिर से संपर्क रखना होगा और मैं सिर को एक तरफ झुकाकर बैठ गई, क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या निर्णय लूं। दोनों मेरे पैरों के पास बैठ गए, मेरे पैर दबाए और बोले कि आप हमारी खुशी के लिए हमें राजी होने दें, आपके बिना हम कभी खुश नहीं रह पाएंगे। अगर आप चाहें तो हमारी शादी आपकी इच्छा के अनुसार होगी, जहां आप कहें वहीं हम शादी करेंगे, लेकिन हम तब भी कभी खुश नहीं होंगे। मैंने उनके सिर पर हाथ रखा और कहा कि तुम लोगों ने क्या सोचा? क्या मुझे आपकी खुशी की परवाह नहीं है? मैंने उसी गांव को छोड़कर यहाँ आकर तुम्हारे लिए सब कुछ किया है और तुम्हारे कारण ही मैंने खुद की शादी भी नहीं की। ये सोचकर मेरी आंखों में आंसू भर आए, क्योंकि मैंने उनकी खुशी और भविष्य को अपनी प्राथमिकता बनाया, अपने सुख और इच्छाओं को पीछे रख दिया और यह महसूस किया कि असली प्यार और रिश्तों की अहमियत केवल दूसरों की भलाई में ही है। मैंने अपना सारा जीवन सिर्फ आपके लिए ही सोचा है। अब मैं आपके दोनों के लिए इतना भी त्याग नहीं कर सकती कि यह नहीं करूं। ठीक है, मैं गांव जाकर मोहन से बात करूंगी और उस लड़की के घर का रिश्ता लेकर जाऊंगी। नवीन की शादी कोर्ट मैरिज जैसी नहीं, सम्मान के साथ होगी। मैं आप दोनों की शादी कर दूंगी, किसी तरह की औपचारिक या कोर्ट मैरिज की जरूरत नहीं है। मैंने दोनों को गले लगा लिया और रोने लगी। आखिरकार जो मैं दे सकती थी वही मैंने दी और मेरी बेटी मेरे लिए सब कुछ है, इसलिए मैंने अपने सभी सुख त्याग दिए। अब सवाल यह है कि क्या उनके सुख के लिए ये छोटा सा काम भी मैं नहीं कर सकती? और वह गांव का मामला जिसके बारे में मैं पहले कह रही थी, वहां से मुझे बहुत अपमान सहना पड़ा, लेकिन अब जब सब कुछ ठीक हो गया है और यह मामला कई साल पुराना हो गया है, तो मैं भी इसे भूल जाना चाहती हूँ। मैंने गांव जाकर प्रधान की बेटी के लिए अपने भतीजे का रिश्ता लेकर गई और वहीं मोहन के माता पिता के मर जाने के बावजूद उसने अपनी अविवाहित बहन को हमारे घर ले आया। फिर एक ही दिन हमने लड़की को विदा किया और साथ ही अपने भतीजे के लिए घर में नई बहू लाई। अब दोनों बहुत खुश हैं। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया कहानी को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कहानी पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।